हेडिंग डालेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन दो टाइप से हो सकता है, फर्स्ट विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट यानी ऑर्डर ऑफ कोर्ट, एंड सेकंड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट के इंटरवीन किए बिना भी डिसोल्यूशन करना है तो क्या मोड्स रहेंगे? फर्स्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। नाम बता रहा है म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा बेटा? म्यूचुअल एग्रीमेंट लॉ में बहुत वर्ड यूज होता है, ये आपसी सहमति से, जब दोनों पार्टी या सारी पार्टीज एग्रीड हो एक पॉइंट पे, ठीक है, म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है। इसके लिए गवर्न होता है सेक्शन 40 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है बेटा, ये सेक्शन इसलिए लिखवा रहा हूं कि एमसीक्यूज में, सीयूईटी और 12th के में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे ए पार्टनरशिप फर्म may be dissolved when all partners agree for its dissolution। ठीक है, अगर मान लो 4 पार्टनर्स हैं और 3 एग्री हैं डिसॉल्व करने के लिए और 4th एग्री नहीं है, तो क्या फर्म डिसॉल्व होगी? द की वर्ड इज ऑल। ठीक है, जब तक सारे एग्री नहीं हो जाते तब तक म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसॉल्व नहीं हो सकती। एंड व्हाई म्यूचुअल एग्रीमेंट एज पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने यही बात की थी कि एक एग्रीमेंट ही है जो पार्टनरशिप बना रहा है। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, दैट इज व्हाई म्यूचुअल एग्रीमेंट। लिखना चाहो तो इस पॉइंट को भी लिख सकते हो। सिंस अ पार्टनरशिप इज सेट अप बाय एन एग्रीमेंट, इट कैन बी डिसॉल्व्ड by an agreement। Second, compulsory dissolution, section 41, a firm is compulsorily dissolved in the following cases। कि यार इन केसेस की वजह से तो डिसॉल्व होगी ही होगी फर्म। फर्स्ट, when all but one partner of the firm becomes insolvent। एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब हमें बताइए, that he or she has left with no money। When business of the firm becomes unlawful, लॉ के अगेंस्ट हो गए, हम लोग स्मगलिंग करने लग गए, हम अनलॉफुल बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया हमने, जो लॉ के खिलाफ है, इलीगल बिजनेस स्टार्ट कर दिया हमने, तो फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, वी कैन नॉट शो कि हम एक इलीगल बिजनेस कर रहे हैं टू द गवर्नमेंट खुले में। थर्ड, ऑन ऑफ एन इवेंट, सेक्शन 42, अ फर्म मे बी डिसॉल्व्ड on the happening of any one of the following incident। क्या क्या हो सकते हैं वो इंसिडेंट? on the insolvency, जो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, of a partner, एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी। B, on death of a partner, on the fulfillment of the object for which the firm was formed, and last, on the expiry of the tenure या period for which the firm was formed। क्या कह रहा है? या तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, डिसॉल्व करनी पड़ेगी। अब पार्टनरशिप फर्म में 2 ही पार्टनर थे अज्यूम करो, और एक की डेथ हो गई तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये 2 पॉइंट थोड़े स्पेशल पॉइंट है, समझना। आप लोगों ने और मैंने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, हमें एक गवर्नमेंट टेंडर लेना था, मैं अकेला नहीं ले सकता था, आप अकेले नहीं ले सकते थे, तो हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। हमने बोला कि गवर्नमेंट टेंडर लेंगे, पैसा कमाएंगे, गवर्नमेंट टेंडर पूरा करेंगे, काम खत्म। यानी ऑब्जेक्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर पार्टनरशिप इज टू फुलफिल द गवर्नमेंट टेंडर। अब वो खत्म हो गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो अचीव कर लिया। या फिर हम लोगों को लगा कि 2 साल एक्सपीरियंस के लिए एक पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं एंड देन उसके बाद अपना अपना इंडिविजुअल काम करेंगे, तो हम लोगों ने 2 साल के लिए एक पार्टनरशिप बनाई और 2 साल पूरे हो गए। यानी पीरियड, जितने पीरियड के लिए हमने बनाई वो टेन्योर खत्म हो गया, वो पीरियड खत्म हो गया, तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे, व्हाइल मेकिंग अ पार्टनरशिप फर्म वी हैव टू क्लैरिफाई, देयर आर टाइप ऑफ पार्टनरशिप। एक जनरल पार्टनरशिप होती है, ठीक है, एक टाइम बेस्ड पार्टनरशिप होती है, सो अलग अलग टाइप की हो सकती है। आई बात समझ में? तो इस वजह से हमने बोला कि ऑब्जेक्ट फुलफिल हो गया तो, या टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो भी हमें डिसॉल्व करनी पड़ेगी। बात समझ आती है? आई बात समझ में? चलिए लास्ट 4th केस, बाय नोटिस, सेक्शन 43 कह रहा है व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड बट इट इज एट विल। विल मतलब हम जब तक चाहे तब तक चलाना चाहते हैं। हमने ये मेंशन नहीं किया कि कोई पीरियड, बट हमने बोला हमारी मर्जी होगी तो हम चलाएंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम बंद कर देंगे। विल मतलब हमारी इच्छा। ठीक है, एट विल एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म।
मेरी मर्जी नहीं है, मैं बाकी सबके साथ काम नहीं करना चाहता। मैंने बोला यार हमारी पार्टनरशिप एट विल थी, जब तक हम चाहेंगे तब तक पार्टनरशिप चलाएंगे। फर्म डिसॉल्व, पार्टनर ही एग्जिट ले रहे हैं तो फर्म डिसॉल्व होगी ना। वो रिटायरमेंट नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि पार्टनरशिप को खत्म करो। आई बस इससे एमसीक्यूज आ रहे हैं भाई सीवीटी में, इसलिए सेक्शन भी लिखवाया है और पॉइंट भी समझाया है। ठीक है, चलिए। द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन बाय ए पार्टनर, किसकी एप्लीकेशन? एक पार्टनर ने अप्लाई किया टू द कोर्ट, ठीक है, कि भैया डिसॉल्व करवाओ फर्म, करवाएंगे तो कोर्ट ऑर्डर करेगा, ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पर पार्टनर ने अप्लाई किया तो क्या हर केस में जाके कोर्ट इंटरवीन करेगा? नहीं, उसके लिए कुछ केसेस हैं। वो केसेस क्या है वो देखते हैं। तो कह रहा है ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, पागल हो गया, अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा है। जैसे एग्जांपल कुछ भी, मतलब ऐसा कि जिससे अब वो अपना पार्टनर है ना वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। जैसे आप, मैं और गोयल एक फर्म में पार्टनर है। अब हम अच्छे से शिद्दत से काम कर रहे थे, एक दिन गोयल साहब पागल हो गए। अब गोयल साहब पागल हो गए तो अब हमें डर लगने लग गया दोनों को। मैं कहा पता नहीं अब बिजनेस करने देगी नहीं देगी, कल को पता चले सारा पैसा खुद मांग के खड़ी हो जाए, भाई मेरे को पैसा दो नहीं तो मैं ये कर दूंगी मैं वो कर दूंगी टाइप्स। तो अब हमारे लिए अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना भी इम्पॉसिबल हो रहा है। तो हम में से कोई भी कोर्ट के पास जाएगा, जी बचा लो, गोयल साहब से बचा लो, कोर्ट कहेगा बचा लेंगे, कोई बात। ठीक है, सेकंड पॉइंट, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट, उस पार्टनर के अलावा जो केस फाइल कर रहा है, सूट फाइल कर रहा है, हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। मतलब मैं चला गया कोर्ट के पास, मैंने केस फाइल किया कि मुझे नहीं करना, उसके अलावा आप दोनों में से कोई भी एक ऐसा पार्टनर अपनी ड्यूटीज एज अ पार्टनर परफॉर्म करने के लिए इनकैपेबल हो गया। जैसे, ठीक है, जैसे कुछ भी हो गया, XYZ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से अब वो पार्टनर एज अ पार्टनर जो अभी तक ड्यूटीज परफॉर्म करता था वो नहीं कर पाएगा। तो फिर कोर्ट कहेगा इट्स ओके, आपको छुटकारा दिला देते हैं गोयल साहब से। चले आगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग द सूट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप। कुछ ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप हार्म हो सकती है। एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस में से रोज पैसा गायब होता था, चुराती थी, हमारे गुड्स अपने रिलेटिव्स के लिए रोज ले जाती थी, इतना ज्यादा घपला कर रही थी, या फिर मेरे डेटर से, मतलब पार्टनरशिप फर्म के डेटर से पर्सनली पैसे जेब में डाल रही थी और हमारे फर्म में हम डेटर्स दिखाए जा रहे थे, उन्होंने तो पैसे दे दिए पर पैसे सारे ये ले गई। कुछ ऐसा काम जिसकी वजह से मिसकंडक्ट हुआ जो नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, सेम पॉइंट लिख रहा हूं आगे, व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर फाइलिंग ए सूट, यहां तक आप खुद लिख लो, सेम, विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब बनाया था तो उसमें एक क्लोज डाल दिया था कि हम में से कोई भी पार्टनर अपना सेपरेट सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता, और गोयल साहब साइड में अपना सेम धंधा चला रहे थे, विलफुली जान करके और लगातार परसिस्टेंटली चलाए जा रहे थे। हमने एक वार्निंग दी, नहीं माने, फिर भी चला रहे थे। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन अ पार्टनर, ठीक है, अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट, वही सेम पॉइंट, हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी। ये वाला पॉइंट समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपसे पार्टनरशिप की थी ना, मैं आपको जानता हूं, ठीक है, आपने अपने किसी फ्रेंड के नाम पे सारा शेयर उठा के ट्रांसफर कर दिया, भाई मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। मैंने गोयल साहब से की थी, मैंने आपसे की थी, आद्या मेरे को नहीं पता थर्ड पार्टी क्या करे कल को। मैं आपको जानता हूं, आपके नेचर के बारे में जानता हूं, आप एक वर्कहोलिक पर्सन हो, मैंने इसलिए पार्टनरशिप की थी। आप थर्ड पार्टी को ले आओगे तो मेरा क्या मतलब, कल को मेरे बिजनेस चलाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं कोर्ट में जा रहा हूं, कोर्ट को कहूंगा डिसॉल्व कराओ। सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है, व्हेन द कोर्ट is satisfied that the firm cannot be carried on except at a loss, कि भैया कोर्ट को लगता है कि ये फर्म कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकती, प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती, हमेशा लॉस में रहेगी, तो कोर्ट कहेगा भैया लॉस मेकिंग एंटिटीज हमें नहीं चाहिए, डिसॉल्व करो। हर साल लॉस पे लॉस हो रहे हैं, लॉस पे लॉस हो रहे हैं, तो कोर्ट खुद आके कहेगा भैया डिसॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट है लॉस। एंड लास्ट पॉइंट, व्हेन the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some other reason। ये पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा है पर अच्छा पॉइंट है। कह रहे कोर्ट को लगता है कि डिसोल्यूशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है सबको बचाने का। डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल, सबके हित में है ये डिसोल्यूशन, इससे सबका भला होगा, ठीक है, किसी का नुकसान नहीं है, सबका फायदा ही है। डिसॉल्व करवा के कोर्ट कहेगा भैया डिसॉल्व करो, इनजस्टिस भी नहीं हो रहा किसी के साथ, ठीक है, और सबको इक्विटेबल मतलब सबको इक्वली रखा जा रहा है,
किसी के साथ इनजस्टिस नहीं किया जा रहा और सबके हित में है ये डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करा दिया जाएगा। आई बात समझ में? ये कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से हो रही है डिसोल्यूशन, और कोर्ट इंटरवीन कर रहा है तो सेक्शन कौन सा आ जाता है? 44। आई बात समझ में? तो ये 7 पॉइंट्स है। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे जब हम डिसोल्यूशन करते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म का? ठीक है जी, आइए चेक कर। ठीक है, फर्स्ट देखो, अभी तक हमने चेंज इन पीएसआर जहां से रिकंस्टिट्यूशन स्टार्ट किया था वहां से टिल द डेथ एक अकाउंट बनाया, वो था हमारा रिवैल्यूएशन। ठीक है, हम एसेट्स की और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन कर रहे थे, पर डिसोल्यूशन हो रहा है तो डिसोल्यूशन के केस में फर्म को बंद करना है, तो अब उन्हीं एसेट और लायबिलिटी से हमें पैसा रियलाइज कराना, एंड पे करना है। एसेट से पैसा रियलाइज कराएंगे बेच के और लायबिलिटी को पे करेंगे, तो फर्स्ट अकाउंट बनता है मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन बनता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सेकंड, और बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स में खाली रियलाइजेशन बनाने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, सेकंड, लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, लोन बाय फर्म टू पार्टनर अकाउंट। थर्ड, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, तो भी सेपरेट बनाएंगे अकाउंट। बेसिकली सम अप कर देता हूं, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो भी सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, और फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो भी सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। सिंपल। ठीक है, रीजन भी बता देता हूं। देखो, डिसॉल्व की जा रही है अब हमारी फर्म, तो केस 1, जब मेरी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया होगा तो डिसोल्यूशन के केस में फर्म कहेगी भैया मेरे पैसे वापस दो, तो एक ही एंट्री होती है, पैसा वापस ले लेना। दूसरा, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो वो भी कहेगा मेरे पैसे वापस दो, तो वो भी एक ही एंट्री होगी, पैसा लेना देना ही होगा। इसमें एक बार ओपनिंग बैलेंस आएगा, दूसरे में उसको क्लोज कर देंगे बाय बैंक या टू बैंक से, बस इतना ही है काम। ठीक है, इसलिए मोस्ट इजीएस्ट अकाउंट हो जाते हैं डिसोल्यूशन में, पर बनाने सेपरेट है, दिखाना ही पड़ेगा। फोर्थ अकाउंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट जो अभी तक हम सब बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो अभी तक हम बनाते आए हैं वो यही, और बैंक अकाउंट एज द केस में भी, जो भी बैलेंस शीट में दे रखा होगा, कैश अकाउंट लिखा होगा तो कैश बनाएंगे, बैंक अकाउंट लिखा होगा तो बैंक बना देंगे, कैश और बैंक एक ही अकाउंट बनेगा। ठीक है, बट अभी एक बहुत अच्छी बात है इन दो अकाउंट्स में, फोर्थ और फिफ्थ, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये दोनों साइमल्टेनियसली क्लोज होंगे, ये दोनों एक साथ क्लोज होंगे हमेशा। ठीक है, तो ओनली 5 अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाएंगे डिसोल्यूशन में? क्योंकि फर्म ही नहीं बची अब, तो बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे? ठीक है, सो वी नीड टू मेक ओनली 5 अकाउंट्स। फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड, लोन बाय पार्टनर टू फर्म। थर्ड, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। फोर्थ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमारा फेवरेट है, जो अभी तक हम बनाते हैं। लास्ट, कैश और बैंक अकाउंट। बस इसके अलावा कुछ नहीं बनाएंगे। हेडिंग डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट। आज की क्लास थोड़ा ध्यान से दिमाग खोल के बैठे यहां पे हमारे साथ। लिखेंगे पहले थोड़ा सा थियोरेटिकली, थ्योरी भी हमें उतनी ही जरूरी है क्योंकि डिसोल्यूशन से एमसीक्यूज और सीयूटी में भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन्ड फॉर डिस्पोजिंग, ये वर्ड याद रखना, डिस्पोजिंग, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ऑफ ऑल द एसेट्स, एसेट को डिस्पोज करना है ऑफ द फर्म, एंड सेकंड पॉइंट, मेकिंग पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स ऑब्लिक लायबिलिटी, जो भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है सब पे करेंगे। 2 मेजर टास्क है मेरे रियलाइजेशन के। रियलाइजेशन का नाम सजेस्ट कर रहा है कुछ रियलाइज कराना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने सारे एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, उससे जो पैसा आएगा उस पैसे को मैं यूज करूंगा टू पे ऑफ माई लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स या फिर थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। ठीक है, आई बात समझ में? ये सबसे बड़ा रीजन है मेरे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। चलिए आगे लिखेंगे प्लीज। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ, अच्छा व्हाट डू यू थिंक कि रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होगा? रियल होगा, पर्सनल होगा या नॉमिनल होगा? परफेक्ट, इज अ नॉमिनल अकाउंट, एंड द ऑब्जेक्ट of such an account is to find out the profit or loss, क्योंकि नॉमिनल में हम प्रॉफिट एंड लॉस ही तो कैलकुलेट करते हैं, पीएनएल में भी वही किया, रिवैल्यूएशन में भी हमने वही किया, तो रियलाइजेशन में भी वही करेंगे। ऑन रियलाइजेशन, देखो एक बात समझना यार, मेरे पास बहुत सारे एसेट्स थे और कुछ लाइबिलिटीज भी थी, तो मैंने एसेट से पैसा रिकवर किया, लाइबिलिटीज को पे किया, तो कुछ अमाउंट मेरे पास बच भी सकता है, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट, यानी गेन ऑन रियलाइजेशन। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मेरी लायबिलिटी ज्यादा थी, मेरे एसेट से पैसे कमाए, तो मेरा लॉस ऑन रियलाइजेशन वो मैं किससे लूंगा? पार्टनर से ही मांगूंगा फिर से। जैसे रिवैल्यूएशन के केस में गेन आता था तो ट्रांसफर कर देते थे पार्टनर कैपिटल में,
यहां पे लॉस आएगा या गेन आएगा, वही काम हम यहां पे भी करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। मैं यहां पे कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, यहां पे हमने पेमेंट करनी है, डिस्पोज करना है एसेट्स को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, ठीक है जी। इन वर्ड्स को आप भी अंडरलाइन कर लेंगे। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालेंगे इसी में ही, फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। सबसे पहले मैं सिर्फ एसेट की बात कर रहा हूं। अब मुझे एसेट अकाउंट को क्लोज करना है सारा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑल एसेट्स, थियोरेटिकली समझ रहे हैं, प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है। ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सेप्ट, ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस आर ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट एट बुक वैल्यूज। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है हर एसेट को आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसकी बुक वैल्यू पे। पर कौन से अकाउंट ट्रांसफर नहीं करने, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके लिए तो हम एक सेपरेट अकाउंट बना ही रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ठीक है। एसेट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। यार हम डिस्पोज ऑफ एसेट कर रहे हैं, तो हम एक अकाउंट यूज कर रहे हैं जो डिस्पोजल ऑफ एसेट के लिए यूज हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे एसेट कम हो रहे हैं, सिंपल सी बात। सो बेसिकली अब एक बात समझना, मैंने क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में सारे क्या जाते हैं, क्रेडिट साइड पे गेन्स। अभी एसेट को बेच के मुझे कुछ रेवेन्यू भी अर्न हो सकता है, ठीक है, तो उस वे में भी हम इसको ले सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर डिस्पोजिंग ऑफ आवर एसेट्स बाय ट्रांसफरिंग इट इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज व्हाई वी आर ट्रांसफरिंग इट टू द क्रेडिट साइड ऑफ। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? चलो अब कुछ पॉइंट्स याद रखना है इससे रिलेटेड, पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा हूं डिसोल्यूशन में, और एक एक पॉइंट छोटा छोटा थियोरेटिकली इसलिए उठा रहा हूं, ठीक है, जरूरी है। फर्स्ट, ओनली दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लो मैं फिर से इस पे भी स्टार लगाता हूं, वो भी डबल, आर ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट। ऐसे एसेट जो सिर्फ कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें ही यहां ट्रांसफर कीजिए, बस। फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे हमारे फिक्टिशियस एसेट कौन से होते हैं, सच एज हमारे पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड लॉसेज। हम उसे एसेट साइड क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो हमें आगे टैक्स के पर्पज से बेनिफिट देता है, हम लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। बट क्या मेरा लॉस मुझे कैश में रियलाइज हो सकता है? मैं गवर्नमेंट को कहूंगा सर इस बार लॉस हुआ है, थोड़ा कंपनसेट कर दो, क्या होगा? नहीं होगा ना। सो फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, ठीक है, सच एज हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेज लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड deferred revenue expenditure, ठीक है, like balance of advertisement suspense account are not included in definition of assets and should be transferred to the partners capital account. Accumulated losses को deferred revenue expenditure को हम partners capital में तो डालते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट, जनरल एंट्री लिखेंगे, partners capital account debit to PNL, ये आपको ऑलरेडी आती है वैसे एंट्री, मैं फिर भी लिखवा रहा हूँ, to deferred revenue expenditure account, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड, इस पे मैं फिर से स्टार लगा देता हूं। लिखेंगे इफ देयर एग्जिस्ट्स अ प्रोविजन, कोई प्रोविजन एग्जिस्ट करती है अगेंस्ट एनी एसेट। कैसे हो सकती है एसेट पे प्रोविजन, बता सकता है एग्जांपल से कोई, सच एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। The assets should be transferred to realization account at its gross value. Debtors मान लो 20,000 की और 2,000 की मेरी प्रोविजन बनी हुई है, ठीक है, तो डेटर रियलाइजेशन में 20,000 से ही ट्रांसफर करने हैं आपको, ठीक है, एसेट साइड पे, ना कि उसकी नेट वैल्यू पे। बेटा मान लो बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे 20,000 और 2,000 की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनी हुई है, तो नेट डेटर हम कितने लिखते हैं बैलेंस शीट में, 18,000। और हमने ऊपर वाली बात पे अभी हमने पढ़ा कि हम एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू पे करें? अगर डेटर को करना है तो 20 पे या 18 पे? हमेशा बोल रहा है ग्रोस वैल्यू पे, 20 पे करो। क्यों? क्योंकि प्रोविजन आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन के। लिखो आगे, एंड सच प्रोविजन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि प्रोविजन भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, बट एट विच साइड? क्रेडिट साइड, ठीक है। लिखेंगे जनरल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। आपने फर्स्ट डेटर्स के लिए एंट्री क्या की? देखो रियलाइजेशन टू डेटर, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और यहां पे मैं लिख देता हूं सारी प्रोविजन कौन कौन सी हो सकती हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है, अकाउंट डेबिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। कुछ रिजर्व्स का भी सेम ट्रीटमेंट होता है, ठीक है।
ये अभी तो मैंने यहां लिख दिया, मैं रिजर्व्स के बारे में, इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे अभी तक हम एडमिशन रिटायरमेंट में WCR और IFR का ट्रीटमेंट करते आए ना, उस केस में यहां पे भी IFR का एक स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, वो एक ही सिंगल ट्रीटमेंट है, वो मैं आगे लेटर स्टेजेस पे आपको बता दूंगा, ठीक है। 2 रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने दोनों प्रोविजन डाल दिया आपके लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्लीज, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर भी मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। ये नहीं करना। बैड एंड डाउटफुल डेट, यहां तो कोई दिक्कत, और आपको लग रहा है ये थ्योरी है, ये एग्जैक्ट एज इट इज यूज होगी आपके रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में, प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटी अकाउंट, अगर लाइबिलिटीज को मुझे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है तो सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यस। क्यों? क्योंकि इस बार लाइबिलिटीज भी खत्म हो रही है, और लाइबिलिटीज कौन सी साइड कम होती है? डेबिट साइड कम होती है, रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल सा रूल है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर आपने आज वाली क्लास और कल वाली क्लास में ध्यान दे दिया ना, डिसोल्यूशन कंप्लीट है तुम्हारा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ओनली दोज लाइबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच रिलेट टू थर्ड पार्टी आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, हर वो लाइबिलिटी जो किसी थर्ड पार्टी से रिलेट करती है, बस वही ट्रांसफर करनी है हमें किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे कि सच एज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर आउटसाइड लोन्स, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर लोन्स, आउटसाइड लोन्स, बाहर से कोई और भी लोन लिया हुआ हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स वाइफ लोन एक्सेट्रा। इस पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, पार्टनर की वाइफ का लोन। पार्टनर का लोन क्यों नहीं आया यहाँ पे बता सकते हो आप? के लिए भी सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं हम, पर वाइफ के लिए तो नहीं बना रहे, और वाइफ, पार्टनर की वाइफ हमारे लिए थर्ड पार्टी ही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट टू आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एज दिस अकाउंट प्रिपेयर्ड सेपरेटली। अच्छा बताओ, इसका अकाउंट सेपरेटली क्यों बना रहे हैं, यही बता दो। चलो, चॉकलेट नहीं लेनी तो तुम्हें बेटा, सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी पे करते हैं ना, और ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, लिख लो ये पॉइंट भी। दिस इज बिकॉज पार्टनर्स लोन अकाउंट इज टू बी पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी बट बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस को पे करने से पहले लोन पे होते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट पे आएंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये पॉइंट जल्दी लिखेंगे प्लीज। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स सच एज जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L आर ऑल्सो नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते बेटा, ये तो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं ना यार। एज दीज आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन PSR, इसलिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व्स हैं, P&L अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, हाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली हम कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वही 4 केस होते हैं, नो लाइबिलिटी, लेस लाइबिलिटी, इक्वल लाइबिलिटी एंड मोर लाइबिलिटी। पहले हम रिवैल्यूएशन का गेम करते थे, अब रिवैल्यूएशन तो गेम है ही नहीं हमारे पास। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो वही सेम एंट्री, WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लाइबिलिटी कम है WCR से तो WCR टू रियलाइजेशन। पहले क्या करते थे, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस बार WCC को रिप्लेस कर दिया है रियलाइजेशन ने, ठीक है, रियलाइजेशन यूज करेंगे। थर्ड, इक्वल है लाइबिलिटी मेरी WCR से तो WCR टू रियलाइजेशन, और फोर्थ, ज्यादा है मेरी लाइबिलिटी WCR से तो भी सेम एंट्री, जितना पैसा है उतना ही रियलाइजेशन में डालेंगे, WCR टू रियलाइजेशन, ठीक है। नाउ अब हम एसेट को रियलाइज एक्चुअली में करा रहे हैं, उससे पैसा रिकवर कर रहे हैं, तो इसलिए लिखेंगे एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। फर्स्ट केस बना रहा हूं इसमें सब केस, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। एसेट मैंने कैश में बेचे भाई, एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, एंट्री बताओ। एसेट तो आप ऑलरेडी रियलाइजेशन की झोली में डाल चुके हो, तो अब जो भी कैश रियलाइज होगा वो रियलाइजेशन में जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी मेरी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, यस, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बेटा। एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। पॉइंट 2, व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर। कोई पार्टनर एसेट लेके चला जाता है, पार्टनर की कैपिटल को वापस से डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब सुनना सबसे इंपॉर्टेंट केस, थर्ड का भी थर्ड केस। अब सुनना क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने अपने एसेट को सेट ऑफ कर दिया। एग्जांपल, कोई क्रेडिटर थे जिनको मुझे पेमेंट देनी थी, उसको पेमेंट ना देके मैंने क्या दे दिया, एसेट। मैंने बोला इफ एन एसेट इज गिवन अवे टू क्रेडिटर इन पार्ट, या तो पार्ट, मान लो उसको 1 लाख देना था, 50,000 का एसेट दे दिया,
और फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, या 1 लाख की जगह 1 लाख का एसेट दे दिया। दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक सब देखो, मैं 2 केस बना रहा हूं इस केस में कि मैंने एक एसेट अपने क्रेडिटर को दिया, चाहे वो पार्ट पेमेंट के अगेंस्ट हो सकता है या फुल पेमेंट के अगेंस्ट हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। तो लिखेंगे द एग्रीड अमाउंट, ये ग्रीन में लिख रहा हूं डिफरेंट पेन से, रीजन है उसके पीछे, द एग्रीड अमाउंट ऑफ द एसेट, जितना भी अमाउंट है उस एसेट का, एसेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम, उसके क्लेम से डिडक्ट कर लेंगे ऑफ द क्रेडिटर। ये स्टेटमेंट है, उसका सॉल्यूशन है, उसी के आगे क्या करेंगे, ठीक है। एंड द बैलेंस, अगर फुल नहीं किया पार्ट किया तो उसके लिए बोल रहा हूं, एंड द बैलेंस इज पेड टू हिम, बाकी उसको पे कर देंगे। अब जो एक कंक्लूजन है सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलने वाला हूं, नो एंट्री इज पास्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट टू क्रेडिटर। जितने का ट्रांसफर किया उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। रीजन बताऊं, देखो ध्यान से सुनना प्लीज। आपने फर्स्ट एंट्री जब क्रेडिटर और एसेट दोनों को रियलाइजेशन में डाला होगा तो ये एंट्री की होंगी कुछ ऐसे, इसको एक छोटे से बॉक्स में डालते हैं और इसको रब भी कर देंगे बाद में। ध्यान से, पहली एंट्री आपने क्या की होगी, रियलाइजेशन टू एसेट, एंड ये एसेट ट्रांसफर किया होगा तब ये की होगी, और दूसरा क्रेडिटर टू रियलाइजेशन। मान लो दोनों 50,000 के हैं, तो आपने ये 2 एंट्री पास की होगी, यस और नो। अब आप मान लो, अज्यूम करना, अगर इसको कैश में रियलाइज कराते हो एसेट को, तो एंट्री क्या हो जाती, कैश टू रियलाइजेशन, यस और नो। और यहां क्या हो जाती, रियलाइजेशन टू कैश, अगर कैश में पे कर देते तो 50-50 यही होती, यस और नो। पक्की बात है। अब ध्यान से सुनना, ना वो कैश में रियलाइज हो रहा है, ना ये कैश में पेमेंट हो रही है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एसेट को किसको दे रहे हैं, क्रेडिटर को, यस और नो। डायरेक्ट एसेट हम किसी को दे रहे हैं, क्रेडिटर को, तो नेट इफेक्ट इस एंट्री का निकाल के बताना एक बार, 0, इसलिए हमें कोई एंट्री नहीं करनी। आई बात समझ में। बट इफ इन केस ये क्रेडिटर होता 100 का, ठीक है, और एसेट यही 50 का होता, तो जितने अमाउंट का एसेट दे रहे हो ना उसकी एंट्री नहीं करते, बाकी बचे हुए अमाउंट की, मान लो 50 का अभी भी क्रेडिटर बच गया, उसकी एंट्री कर देते, वही रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक हो जाती फॉर रिमेनिंग अमाउंट, फॉर रिमेनिंग लाइबिलिटी पेमेंट। आई बात समझ में। यानी क्रक्स क्या है, एसेट किसी लाइबिलिटी के लिए सेट ऑफ कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो एंट्री नहीं करेंगे। लाइबिलिटी की एक्सेस पेमेंट है उसके बाद भी, तो बस उसकी एंट्री पास कर देंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम। हेडिंग डालेंगे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, मतलब हद का इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट 2 नोट है, ध्यान से लिखें। फर्स्ट, विल बी अज्यूम्ड टू हैव रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू इफ नथिंग इज स्टेटेड अबाउट रियलाइजेशन। अगर किसी एसेट को जो आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था उसकी रियलाइजेशन की वैल्यू नहीं दे रखी कि कितने में मैंने उसको रियलाइज किया, तो अज्यूम करेंगे कि बुक वैल्यू मैंने रियलाइज कर ली, मतलब 1 लाख रुपए का एसेट मुझे 1 लाख रुपए में रियलाइज हो गया। आई बात समझ में, जब तक मुझे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। बट पॉइंट 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं पता है ना हमारे, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो, ठीक है। मतलब एग्जांपल, गुडविल और पेटेंट और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और नो हाउ, ठीक है। तो उनके लिए क्या करेंगे, इंटेंजिबल एसेट विल बी अज्यूम्ड टू हैव रियलाइज्ड एट, सबसे बड़ा पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, ये देखो, एट नो वैल्यू इफ नथिंग इज स्टेटेड अबाउट रियलाइजेशन। अगर इंटेंजिबल एसेट की रियलाइजेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि उनसे कोई वैल्यू भी रियलाइज नहीं हुई है। मतलब अगर गुडविल आपकी बैलेंस शीट में थी तो आपने ट्रांसफर की होगी रियलाइजेशन में, एंट्री क्या पास की होगी, रियलाइजेशन टू गुडविल। बट अब उससे कितना पैसा रियलाइज हुआ, अगर नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि गुडविल हैज रियलाइज 70,000 रुपीज, तो आप 70 लेंगे, बट कुछ नहीं लिखा अबाउट गुडविल, तो इट विल बी अज्यूम्ड दैट कोई पैसा आया ही नहीं है, 0। और बट टेंजिबल के केस में ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट में मशीनरी 1 लाख रुपीज की थी, अगर उसने बता दिया कि मशीनरी हैव रियलाइज 1 लाख रुपीज या 1,20,000 या 80, तो वो लेंगे। बट अगर कुछ नहीं दिया तो हमेशा अज्यूम करेंगे कि 1 लाख पूरा का पूरा रियलाइज हुआ है। आई बात समझ में। चले आगे, लिखेंगे आगे, ये नोट खत्म हो गया। 4th पॉइंट, एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ, अभी तक हमने एसेट से रियलाइज किया था पैसा, अब हम लाइबिलिटीज को पे करते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। स्पेशली वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, चाहे वो रिकॉर्डेड हो यानी बैलेंस शीट में हो तो क्या करेंगे, और नहीं हो तो भी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, ठीक है जी। फर्स्ट, व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड इन कैश,
क्या करेंगे, कैश में लाइबिलिटी को पे कर दिया, क्या करेंगे एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। सेकंड, व्हेन लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, क्या हो जाएगी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चले आगे, नोट लिखेंगे सिंगल लाइन का। कह रहा है अगर देखो अभी हमने एसेट की बात कर दी कि एसेट के रियलाइजेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, ऐसी लाइबिलिटी की पेमेंट के बारे में अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन द एडजस्टमेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, देन व्हाट विल वी डू, लगाओ, विल इग्नोर द लाइबिलिटी और विल पे इन फुल, यस विल पे इन फुल। ठीक है, लिखेंगे इफ क्वेश्चन is silent about the payment of liability, it has to be paid in full. रियलाइजेशन एक्सपेंस, बेटा रियलाइजेशन में हम कर क्या रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं, लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, तो इन सबको करने में कुछ खर्चे होंगे। ठीक है, वही एक्सपेंस रियलाइजेशन एक्सपेंस है। आई बात समझ में, कुछ भी काम करना, टास्क देना, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस हो जाएगा। चलिए अब बात आती है कि ये कौन कौन बियर कर सकता है, तो इसके लिए मैं कुछ केसेस बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। केस 1 कह रहे व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, फर्म ने खर्चा पे कर दिया, इसका मतलब था कि वो फर्म का ही खर्चा होगा, फर्म ने पे कर दिया, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, फर्म का खर्चा अगर मैं यहां पे लिख दूं फर्म का खर्चा फर्म ने ही पे कर दिया, FF। ठीक है, मैं 5 केसेस बनाऊंगा, उसको ऐसे ही एक शॉर्ट टर्म दूंगा जिससे आपको याद रहेगा। तो फर्स्ट केस कौन सा हो गया, फर्म का खर्चा फर्म ने पे कर दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम। केस नंबर 2, व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे किसने पे कर दिया, पार्टनर ने पे कर दिया। तो अगर मुझे इसको शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट ट्रिक देनी है आपको याद रखने की, तो क्या हो गई वो, फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया, F2P। ठीक है, अब फर्म का खर्चा था, किया किसने पे, पार्टनर ने, तो एंट्री क्या करनी चाहिए मुझे, देखो खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो होगा ही होगा, डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करूं, पार्टनर की कैपिटल को ही क्रेडिट करूंगा क्योंकि मुझे उसको पे करना पड़ेगा, यस और नो, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी दिया नहीं है, देना है, तो उसकी कैपिटल में बढ़ा दिया ताकि जब उसकी कैपिटल को सेटल करूंगा तो पे कर दूंगा। आई बात समझ में, चले आगे। केस नंबर 3, व्हेन द फर्म, ये इंपॉर्टेंट केस है, यहां स्टार लगा रहा हूं, हैज एग्रीड टू पे ए फिक्स्ड अमाउंट टू पार्टनर टुवर्ड्स रियलाइजेशन expenses and partner has to bear the expenses। केस समझना, बहुत इंपॉर्टेंट केस। कह रहा फर्म ने बोला पार्टनर को, भैया हम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेमनरेशन देंगे फॉर ऑल द प्रोसेस, और उसके बदले जो खर्चा होगा वो आपको करना पड़ेगा, खर्चा आपका, हम आपको एक फिक्स्ड रेमनरेशन देंगे। एग्जाम्पल, फर्म ने बोला भैया हम तो आपको 10,000 रुपीज पे करेंगे फॉर रियलाइजेशन। अब आपका खर्चा कितना भी हो, 5 होगा तो भी हम 10 देंगे, 15 होगा तो भी हम 10 देंगे। तो मुझे एक बात बताना, सिंपल सिंगल लाइन में, फर्म कितने से बुक करेगा अपना रियलाइजेशन एक्सपेंस, 10 से, फर्म को तो 5 ही देना है ना। ठीक है, तो खर्चा किसका है, फर्म का। ठीक है, पे कौन कर रहा है, पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो यहां पे लिख रहा हूं साथ में फिक्स्ड रेमनरेशन FR। ठीक है, ये फिक्स्ड रेमनरेशन वाला पॉइंट है। तो एंट्री सिमिलर हो जाएगी जो अभी हमने ऊपर करी, पर अमाउंट वो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे मैं लिख देता हूं फिक्स्ड रेमनरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, पहले बता रहा हूं। चलिए आगे, नेक्स्ट केस, केस नंबर 4, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर टू बी बोर्न बाय पार्टनर, पार्टनर को बोर्न करने थे, एंड एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, पर कर किसने दिए, पे फर्म ने। तो एंट्री क्या होगी, केस बता देता हूं आपको, यहां पे ये हो गया, पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे करा, P2F। बताओ क्या होगी एंट्री, फर्म का कोई एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट का कोई मतलब नहीं है, पर फर्म के बैंक अकाउंट से गया है तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, केस नंबर 5, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर टू बी बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे करा। बेटा यार खर्चा किसका है, पे किसने किया, और हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, बुक्स क्लोज किसकी कर रहे हैं, हमें क्या मतलब पार्टनर बाहर क्या कर रहा है भाई, उसका खर्चा होते हुए कर दिया, मतलब अब वो शॉपिंग जाएगा तो तुम अपनी फर्म की बुक में रिकॉर्ड कर दोगे, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए होगी हमारी नो 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 एंट्री। समझ आ गया, क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट से
रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है अब हमें। जैसे हम रिवैल्यूएशन क्लोज करते थे वैसे ही रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे सिमिलर वे में। अब एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे, रिवैल्यूएशन जब हम बनाते थे तो क्लोज करने के टाइम पे डेबिट साइड बैलेंस बचता था तो हम क्या करते थे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड क्रेडिट साइड बचता था तो क्या करते थे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइकवाइज सिमिलरली रियलाइजेशन में भी ऐसा होगा, अगर डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है दैट विल बी गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर क्रेडिट साइड बच रहा है दैट विल बी लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ओनली। तो आइए फर्स्ट ए, व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्क्लोजेस प्रॉफिट, अगर हमारे पास प्रॉफिट है रियलाइजेशन अकाउंट में तो क्या करेंगे, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जब लॉस है तो व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्क्लोजेस लॉस देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल। चलिए अब आता है आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए मैंने बोला था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। वही सिंपल फॉर्मेट है पापा वाला, बस आइटम क्या क्या पोस्ट करने हैं आज आपको यहीं के यहीं याद करा के भेजूंगा, प्रॉमिस है। रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसोल्यूशन का, आज ही आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। यही मेरी क्रेडिट साइड, ये मेरी डेबिट साइड। जब हमने डिसोल्यूशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट नेचर है मेरे रियलाइजेशन अकाउंट का, तो इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है समीर? हाँ, यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जब भी स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन, तो जनरल एंट्री की जब हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या लिया था, याद करो। फर्स्ट स्टेप, स्टेप वाइज याद कराऊंगा पूरा, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं हम रियलाइजेशन में। फर्स्ट, सबसे पहला टास्क, टू ऑल एसेट्स, याद करो मैंने बोला था सारे एसेट्स उठा के जो बैलेंस शीट में आ रहे हैं एज इट इज यहां लिख दो। कौन कौन से एसेट छोड़ के, एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट लिखवाया हुआ है मैंने, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, कैपिटल करंट अकाउंट, एंड लोन टू पार्टनर। जो मेरे लोन एंड एडवांसेस में मैं शो करता हूं एसेट, वो यहां नहीं डालने हैं हमें। तो क्या क्या लिखा हमने, सारे एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड लोन टू पार्टनर। ये सारे एसेट को छोड़ के बाकी जो मेरे एसेट बच गए, प्लांट मशीनरी, सब कुछ, गुडविल, मतलब टेंजिबल एंड इनटेंजिबल सारे। आई बात समझ में? सेकंड स्टेप, इनको छोड़ के बाय लाइबिलिटीज। दूसरा स्टेप क्या था मेरा, बाय लाइबिलिटीज, एक्सेप्ट कौन कौन सी, एक्सक्लूडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, वो फिक्टिशियस एसेट होता है, रिजर्व्स और पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस या लोन फ्रॉम पार्टनर, ये सब छोड़ देना है क्योंकि इनके अकाउंट आप अलग बनाते हो। पहले दो स्टेप में सब समझ आ गया, सारे एसेट्स डेबिट, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट, ये दो स्टेप, टोटल 10 स्टेप है, सिर्फ 10 स्टेप्स। थर्ड स्टेप, सारी प्रोविजन डालते हैं, याद करो प्रोविजन अलग, याद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था, ठीक है। तो हमने बात भी की थी कि डेटर्स को नेट अमाउंट पे नहीं दिखाते, ग्रोस अमाउंट पे दिखाएंगे क्योंकि प्रोविजन उसके अलग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट सच एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, ठीक है। पहले 3 स्टेप हो गए, पहले सारे एसेट डेबिट, फिर सारी लाइबिलिटी क्रेडिट, फिर सारी प्रोविजन क्रेडिट, पहले 3 स्टेप में ओके। ये सारा बैलेंस शीट से मिलेगा आपको डेटा, अभी तक आपने कुछ खुद नहीं दिमाग लगाया, एज इट इज बैलेंस शीट से लगा रहे हो, ठीक है। चलिए फोर्थ, अब देखो क्या कर रहे हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। अब हमें पैसे चाहिए ताकि हम लाइबिलिटीज पे कर पाए, तो ये जो एसेट आपने ट्रांसफर किए थे इनको बेचोगे आप तो बैंक में पैसा आएगा। फोर्थ इज बाय बैंक या कैश अकाउंट, कुछ भी हो, कौन सा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट,
जो आपको अमाउंट रिसीव होगा एसेट बेच के, वो फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप गैस कर सकते हो, टू बैंक, लाइबिलिटीज को पे करोगे, पैसा आया तो पे भी करो। तो फिफ्थ इज टू बैंक या कैश अकाउंट, अमाउंट पेड टू, बोलो बोलो किस चीज के लिए पे कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज बाय बैंक, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट। सेवन स्टेप, टू बैंक, दो एंट्री और, अमाउंट पेड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ठीक है। एट्थ, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। एंड नाइन्थ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। लास्ट जो हमारा टॉपिक बच गया वो था रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो टू बैंक या कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। सामने देखेंगे अब मैंने आपको आज ही बताया हाउ टू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, बताया। तो कैसे करते हैं, अगर मेरे पास गेन है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है, तो कैसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाला था, एंट्री क्या हुई थी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लॉस था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड, ठीक है। और अगर लॉस होगा तो वो लॉस यहां आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। बस यहां पे एक क्लोज हो जाएगा अकाउंट। 10 स्टेप्स याद रखना है पोस्टिंग के लिए, 11th एंड 12th ऑटोमेटिकली आता है, इसलिए जो मेजर की पॉइंट्स है वो मेरे 10 ही है। सबसे पहले सारे एसेट्स डेबिट, सेकंड सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट, थर्ड सारी प्रोविजन क्रेडिट, फोर्थ एसेट से कैश रियलाइज, फिफ्थ कैश लाइबिलिटी को पे किया, पहले 5 पे कोई दिक्कत, सिक्स अनरिकॉर्डेड एसेट से कैश रियलाइज, सेवंथ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को कैश पेमेंट, 7 पे कोई दिक्कत। उसके बाद 8th एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, 9th लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, एंड 10th रियलाइजेशन एक्सपेंस। 11th एंड 12th गेन या लॉस। आई बात समझ में? इफ ए पार्टनर हैज गिवन एनी लोन टू द फर्म, किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, हिज लोन विल बी पेड ऑफ आफ्टर ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है, एंड आर पेड इन फुल। सो लोन बाय पार्टनर अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली, ठीक है, इसीलिए हम उसको सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। और जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है जी। सिंपल एक एंट्री में हम उसको कैश या बैंक जिससे भी पेमेंट करेंगे दे के खत्म करेंगे। चले, अब ये दो अकाउंट साइमल्टेनियसली चलते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हेडिंग डाल रहा हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, लास्ट क्लास में हमने क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन देखा था ना, उसमें गेन हो या लॉस जो भी आ रहा था, रियलाइजेशन कोमा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब हमारे रिजर्व्स या पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस एक्सेट्रा टू द कैपिटल अकाउंट। जो भी कैपिटल अकाउंट में हमें डालना होता है बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं। सारा ट्रांसफर करने के बाद टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड in following manner. First case, when a partner is required to bring in cash to clear of his debit balance, then entry हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। When a partner is paid the credit balance of his account, पार्टनर को हमने उसके क्रेडिट बैलेंस का पैसा पे कर दिया। ऊपर डेबिट था जब हमने पार्टनर से कैश मंगाया था, ठीक है, यहां क्रेडिट है जब उसको हमें पे करना है तो हम पे करके कर रहे हैं, ठीक है। यहां लिख भी दे रहा हूं, इसके नरेशन में लिख देता हूं, रिक्वायर्ड कैश बॉट इन बाय पार्टनर, ठीक है, यहां लिख देते हैं एक्सेस कैश पेड टू पार्टनर। दोनों केस एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली जैसे ही हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू बैलेंस बीडी करते थे जनरली हम लोग। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि पार्टनर्स कैपिटल का इतना बैलेंस हमें बचा है, तो उसका मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस उसका बचा है, तो उस केस में हम यहां पे टू कैश करेंगे सीधा,
पे करके खत्म करेंगे। और डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि उसका जो नेगेटिव बैलेंस बचा है, यानी हमें पार्टनर्स से पैसा लेना है अभी, तो अगर ऐसा केस है जब हमें पार्टनर से पैसा लेना है तो हम लेके खत्म करेंगे, क्योंकि अब डिसॉल्व हो रही है फर्म, डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन का है, तो किसी का लेना देना अब हमें छोड़ना नहीं है, जिससे लेना है लेके, जिसको पे करना है पे करके पूरी फर्म को वाइंड अप कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने फिर बताया ये दो अकाउंट साथ चलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश या बैंक। ठीक है, दोनों साथ ही क्लोज होते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन करेंगे, उससे समझ आएगा आपको। ठीक है, एक लास्ट लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे कैश और बैंक अकाउंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं इसलिए। कुछ चीजें हैं, देखो जनरली अभी मैंने आपको बताया, जब हमने डिसोल्यूशन स्टार्ट किया था तब भी हमने ये बात की थी, कैश या बैंक का बैलेंस हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, उसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। इफ इन केस बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट भी दे रखा और कैश भी दे रखा हो, तो क्या हम दोनों बनाएंगे? ऐसा नहीं होता, हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, पर कैसे ट्रीट करेंगे इंटरचेंजेबली वो समझते हैं। पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड ऑल रिसीट्स, जो भी रिसीट्स आएंगी या पेमेंट्स होंगी, ऑल रिसीट्स, जैसे हम एसेट को रियलाइज कराते हैं तो रिसीट्स होती है, आर एंटर्ड टू द डेबिट साइड। ये सब हमें पता है ऑलरेडी, मैं फिर भी लिख रहा हूं, डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंड ऑल पेमेंट्स आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, ये हमें पता है, फिर भी हमने लिखा, बट इसका सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे दिस अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड क्लोज्ड, प्रिपेयर भी होगा और क्लोज भी होगा लास्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल लास्ट में, इस पॉइंट को याद रखना, लास्ट ऑफ ऑल, अंडरलाइन भी कर देता हूं, एंड द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ दिस अकाउंट मस्ट बी इक्वल। ये ऑब्वियसली सबको पता है, इक्वल होनी चाहिए ऑब्वियसली। जब आप पेमेंट्स करोगे ना, देखो डिसोल्यूशन खत्म कब होगा? जब मैंने बोला अभी कैश अकाउंट बनेगा, और कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली मैच होगा जब आपने सारी रिसीट्स और सारी पेमेंट डाल दी, और दोनों साइड का ऑटोमेटिकली बैलेंस इक्वल आएगा। अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस में कहीं गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ये आपको मैंने वेरिफिकेशन स्टेप दे दिया, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, वेरिफिकेशन स्टेप फॉर डिसोल्यूशन। सीधी सी बात है। लास्ट स्टेप है, कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज होगा, सारी रिसीट सारी पेमेंट और उसका ओपनिंग बैलेंस जब आप पोस्ट कर दोगे तो। ठीक है, इसलिए लास्ट में बन रहा है। ठीक है, इन दिस वे दिस अकाउंट also helps in verification of the arithmetical accuracy of the accounts। सारे अकाउंट सही बने हैं, ये अकाउंट आपको वेरीफाई करा के देगा, यानी आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस बिल्कुल ठीक है अगर ये अकाउंट वेरीफाई हो गया तो। ठीक है, एंड लास्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे एक, बस खत्म। इसके बाद नोट कह रहा है, इफ कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस बोथ आर गिवन इन बैलेंस शीट, दोनों दे रखी हो बैलेंस शीट में, कोमा ओनली वन अकाउंट आइदर कैश और बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कोई भी एक अकाउंट आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, पर सर दूसरे का क्या करेंगे? देखो मान लो आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो बैंक रह गया, तो बैंक का मतलब है जो बैंक में पैसा रखा है ना आपका, एक एंट्री पास करके उसको विड्रॉ कर लो, कॉन्ट्रा एंट्री पास कर रही है दोनों केस में, कि हमने कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से, तो वो बैंक से विड्रॉ करेंगे तो कैश अकाउंट में ऑलरेडी शो हो जाएगा। अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो हम फिर एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एक कॉन्ट्रा पास करेंगे तो फिर बैंक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी एक अकाउंट बना लो अपनी मर्जी से, नीचे नोट डाल देना दैट आई एम प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट एंड विड्रॉइंग, जो भी है हमारा केस है, विड्रॉइंग द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ बैंक इनटू कैश या कन्वर्टिंग इनटू कैश। ठीक है, कॉन्ट्रा पास हो जाएगी। हाँ जी, कह रहे इफ कैश अकाउंट इज प्रिपेयर एंड एंट्री इज पास फॉर विड्रॉइंग द बैंक बैलेंस, ठीक है कि हमने बैंक से विड्रॉ कर लिया, एंड इफ बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर्ड कैश बैलेंस इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बस इसका मतलब सिंपल है, कोई भी एक अकाउंट बना देना, दूसरे के लिए कॉन्ट्रा एंट्री पास करके गेम ओवर कर देना, बस। ठीक है, और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी आप बना रहे हो वो लास्ट में बनेगा और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, दोनों साइड मैच हो गई, इसका मतलब आपके सारे अकाउंट सॉर्टेड है। ठीक है।